ग्लोबल रियलिटी हिंदी में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। China's expansionism knows no bounds. First Doklam, then Eastern Ladakh, and now Arunachal Pradesh. Skirmish in a disputed region on the India-China border. Indian and Chinese troops clashed in the Tawang sector in Arunachal Pradesh. Indian and Chinese troops have clashed along a de facto border. Border tensions between India and China are escalating once again. India has deployed 50,000 troops to its border with China. The military build-up has sparked concerns of a fresh conflict in the Himalayas. उन्नीस 1948 में जब पाक प्रायोजित गुंडों ने अवैध आक्रमण कर जम्मू एंड कश्मीर को तहस नहस किया, तब भारत को यह एहसास हुआ कि ऊंचा हिमालय दुश्मनों के खिलाफ एक प्राकृतिक सुरक्षात्मक दीवार के रूप में प्रभावी नहीं है। इसी तरह 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान हिमालय में युद्ध सामग्री पहुंचाने योग्य सड़कों का न होना सेना और मशीनरी की तैनाती में देरी के लिए जिम्मेदार था, जिसका नतीजा भारत की बहुत ही अपमानजनक और दयनीय हार थी। लेकिन भारतीय सेना के लिए 1962 की आपदा युद्ध में चीन द्वारा अपमान और हार के साथ पूरी नहीं हुई। उसके बाद एक रणनीतिक भूल में तत्कालीन भारत सरकार ने चीन के साथ जुड़ी भारतीय सीमाओं को विकसित नहीं करने का फैसला किया, ये तर्क देते हुए कि भारतीय क्षेत्र में तेजी से घुसपैठ करने के लिए चीनी सेना द्वारा भारत के बनाए सड़कों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जब चीन ने अपने सबसे पश्चिमी प्रांत शिनजियांग से जुड़ने के लिए अक्साई चीन में लंबी सड़क बनाई, तो भारत फिर एक बार बेखबर और गाफिल था। चीन द्वारा बनाई गई इस सड़क की जानकारी भारत तक कभी पहुंची जब चीनी अपने अखबारों में इंजीनियरिंग के इस उल्लेखनीय करिश्मे की शेखी बगाड़ने लगे। 1959 में जब चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया, तो भारत मूक दर्शक बना रहा। 1962 भारत चीन युद्ध में जब हमने चीन के हाथों अपने देश का एक बड़ा हिस्सा खो दिया, तो हमारे सबसे प्रतिभावान नेता ने बड़ी ही बेफिक्री से सदन को समझाया कि खोए हुए क्षेत्र में घास का एक तिनका तक नहीं उगता है, इसीलिए ये नुकसान भारत के लिए हानिकारक नहीं माना जा सकता। वर्षों बाद चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का निर्माण किया, जो पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है। यह भारतीय संप्रभुता का खुला और सीधा सीधा अपमान था। भारत सरकार ने अब की बार कुछ कदम उठाने का फैसला किया। 2007 में तत्कालीन सरकार ने चीन के साथ सीमा पर आक्रामक रूप से भारत की सीमाओं को विकसित करने का निर्णय किया। यह फैसला चीन की बढ़ती आक्रामकता का डर और हताशा का प्रमाण था। सरकार ने सीमाओं पर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 73 रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़कों की पहचान की। इनमें से 61 सड़कें, जिनकी कुल लंबाई 3400 किलोमीटर थी, इनको 2012 तक पूरा करने के लिए बीआरओ को सौंप दिया गया था और बाकी बची 12 सड़कों को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (NBCC) और राज्य लोक निर्माण विभाग जैसी अन्य एजेंसियों को सौंप दिया गया था। ये सड़कें भारतीय सेना के लिए एक अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दूरस्थ चौकियों पर सैनिकों और उपकरणों को तेजी से जुटाने के लिए महत्वपूर्ण थी। हालांकि 2017 में संसद में पेश की गई एक CAG रिपोर्ट से पता चला कि सरकार न केवल इन लक्ष्यों को पूरा करने में नाकाम थी, बल्कि इन परियोजनाओं में लगी लागत भी बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी थी। 2012 तक पूरी होने वाली 61 सड़कों में से केवल 15 सड़कों को 2012 तक पूरा किया गया था। मार्च 2016 तक पूरी की गई सड़कों की संख्या 22 थी, जिनमें लागत भारी संख्या में बढ़ गई थी। इसका मतलब है कि मार्च 2016 तक 22 सड़कों का कुल काम केवल 36% पूरा किया गया था। इसके बावजूद 4500 करोड़ या 4644 करोड़ की अनुमानित लागत की 98% राशि पहले ही खर्च हो चुकी थी। चीन ने हमेशा धीमे आक्रमण को भारत के प्रति अपनी नीति का हिस्सा बनाया है। सत्ता में रहते हुए कांग्रेस ने चीनियों द्वारा लगातार अतिक्रमण और सीमा उल्लंघन के माध्यम से भारतीय क्षेत्रों पर किए गए अतिक्रमण पर आंख मूंद ली थी। हालांकि भारत ने 1988, 1993, 1996, 2005, 2012 और 2013 में 6 द्विपक्षीय समझौते किए, मगर LAC पर विवाद को सुलझाने में नाकाम ही रही।
जब चीनियों ने 2013 में दीपसा में भारत के क्षेत्र में घुसपैठ की और तंबू गाड़ दिए, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने संसद में केवल LAC के बारे में चीनियों की महज अलग धारणा होने के बारे में बात की थी। 6 सितंबर 2013 को तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने सदन को बताया कि स्वतंत्र भारत की कई वर्षों तक नीति रही है कि सीमा का विकास नहीं करना ही सबसे अच्छा बचाव है। विकसित सीमा की तुलना में अविकसित सीमा ज्यादा सुरक्षित होती है। उन्होंने संसद में यह भी स्वीकार किया कि हम चीन से सीमा विकास की लड़ाई हार गए हैं। In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. और ये सब तब हो रहा था जब चीन ने तेजी से सीमाओं का निर्माण और विकास जारी रखा, ताकि सैनिक और युद्ध सामग्री को सीमावर्ती क्षेत्रों में जल्द से जल्द तैनात किया जा सके। अतीत के इन कड़वे अनुभवों को ध्यान में रखकर मौजूदा सरकार का जोर अब सड़कों, हवाई पट्टियों, सुरंगों, फ्लड लाइट्स, पुलों और हेलीपैड बनाने पर है। पिछले कुछ वर्षों में पूर्वी लद्दाख में कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में भारत और चीनी सैनिकों का लगातार आमना सामना हुआ है। ये सीमा पर भारत की बढ़ी हुई गश्त का प्रत्यक्ष परिणाम है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने सीमा पर उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं पर काफी जोर दिया है। भारत की और भारत चीन सीमा पर विकास के तौर पर लिए गए बड़े और ठोस कदम चीन के लिए एक निर्वाहक के रूप में साबित हो रहे हैं। 2014 के बाद भारत ने कठोर बर्फबारी के कारण वर्ष के दौरान बहुत ही सीमित समय होने के बावजूद सीमा सड़क संगठन और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से एक मजबूत सड़क नेटवर्क बनाया है। सभी सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है, चाहे वह सीमा चौकियां हो, सीमा फेंसिंग हो या फिर मोबाइल टावर हो। गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प और अरुणाचल प्रदेश के तवांग में इसी तरह की झड़पों ने तेजी के साथ भारत की सीमाओं को मजबूत करने का सरकार ने जो संकल्प लिया है, उसे और भी कड़ा कर दिया है। भारत की इन कार्रवाइयों ने चीन को झंझोर कर रख दिया है, क्योंकि उसे नए भारत की जबरदस्त राजनीतिक इच्छा शक्ति और भारतीय सेना की ताकत का सामना करना पड़ रहा है, न कि उस कमजोर भारत का जिसे वो 2014 से पहले डराया करता था। It's not 1962 anymore, it's 2022, 60 years have passed. चीन की परेशानी इस बात से जाहिर हो जाती है कि चीन के प्रसिद्ध अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत की सीमा पर बनाई जाने वाली परियोजनाओं को लेकर ये सवाल उठाए हैं कि भारत का ऐसी परियोजनाओं में अनुभव और भारत की निर्माण क्षमता बहुत ही सीमित है। आइए अब कुछ सबसे महत्वाकांक्षी और प्रमुख सीमा विकास परियोजनाओं पर एक नजर डालते हैं। अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे शायद भारत की अब तक की सबसे बड़ी, सबसे कठिन और सबसे महत्वाकांक्षी सीमा परियोजना है। इसके महत्व का अनुमान आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसे बनाने से पहले ही चीन द्वारा इसका खुला और पुरजोर विरोध किया गया था। ये एक विशाल पैमाने पर बनाया जा रहा 40,000 करोड़ का 2000 किलोमीटर लंबा उपक्रम है, जो भारत चीन सीमा, जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं, के समांतर चलता है।
इसके तहत नई दिल्ली का लक्ष्य है कि 3 राजमार्गों का निर्माण करना है, जिसे द फ्रंटियर हाईवे, द ट्रांस अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे और द ईस्ट वेस्ट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से जाना जाएगा। 3 प्रमुख राजमार्गों के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना और उपकरणों की तेज पहुंच और आवाजाही प्रदान करने के लिए कुल 2178 किलोमीटर के 6 लंबावत और विकर्ण अंतर राजमार्ग गलियारे भी परियोजना का एक हिस्सा है। दुर्बोक चौक दौलत बेग ओल्डी, जिसे DSDPO के नाम से जाना जाता है, एक रणनीतिक सड़क है जिसकी योजना लगभग 2 दशक पहले की गई थी, लेकिन कभी पूरी नहीं हुई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा तेजी से इसका विकास किया गया है, जिससे चीन की बौखलाहट और भी बढ़ गई। चीन की भारत से अचानक बढ़ती दुश्मनी का एक स्पष्ट कारण भारत द्वारा 14,100 फीट की ऊंचाई वाली DSDPO सड़क को बढ़ाना था, क्योंकि यह सड़क चीन भारतीय सीमा के समांतर चलती है। 255 किलोमीटर लंबी यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सड़क काराकोरम रेंजेस तक जाएगी, जो चीन के शिनजियांग प्रांत के पास है। सड़क के पश्चिम में POK का गिलगित बल्तिस्तान प्रांत है, जहां चीन ने भारी निवेश किया है और इस इलाके में चीन का भारी प्रभाव भी है। इस सड़क की योजना भारत को एक प्रमुख रणनीतिक लाभ देने के लिए बनाई गई है, जिससे पाकिस्तान के साथ चाइना का संपर्क सीधे तौर पर प्रभावित होता है। इस सड़क के निर्माण ने न केवल इस क्षेत्र में भारत की गतिशीलता को कई गुना तक बढ़ा दिया है, बल्कि भारतीय सैनिकों को भारी लाभ प्रदान किया है, जो अब गिलगित बल्तिस्तान क्षेत्र में पाक के दुस्साहसों पर निगरानी रख सकते हैं। इससे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान दोनों बौखला गए हैं। मैं आपको यहाँ हमारे संसद भवन में गृह मंत्री श्री अमित शाह के एक बयान की याद दिलाना चाहूंगा। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के POK को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। जो बात संसद में दिए गए बयान को उल्लेखनीय बनाती है, वो ये है कि नई दिल्ली ने जम्मू एंड कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद और ठोस कदम उठाए हैं। इसके बाद यूपीए शासन की तुलना में कई गुना तेजी के साथ सीमा क्षेत्रों का विकास हो रहा है। Durbuk Chowk Daulat Beg Oldie is one of the most strategic roads of the Indian Army. It connects Daulat Beg Oldie, which is the last post of the Indian Army, and it's at the base of the Karakoram Pass. This 255-kilometer strategic roads runs parallel to the LAC, and it increases the India's defense potential manifold. Earlier, it used to take around 7 days to reach Daulat Beg Oldie. Now with construction of this road, we are able to reach Daulat Beg Oldie in 1 day from Leh also. सेला सुरंग 2.535 किलोमीटर लंबी गुवाहाटी असम और अरुणाचल प्रदेश में तवांग को जोड़ने वाली इस सुरंग का निर्माण 1 अप्रैल 2019 को शुरू हुआ और जुलाई 2023 तक यात्राओं के लिए खोले जाने की उम्मीद है। 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित BRO द्वारा 647.21 करोड़ की लागत से बनाई गई ये बाइलेन टनल सुरक्षा और रणनीतिक कारणों से गेम चेंजर साबित हो रही है। ये न केवल तवांग के माध्यम से चीन सीमा की दूरी को कम करेगी, बल्कि ये परियोजना मौजूदा बिलापारा चारद्वार तवांग सड़क का एक विकल्प होगी, जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से चीनियों को दिखाई देती है, जिससे भारतीय बलों को खतरा रहता है। सेला टनल न ही हमारी सेना को इन खतरों से बचाती है, बल्कि तवांग और अन्य अग्रिम क्षेत्रों से सभी मौसम में संपर्क बनाए रखती है। Sela Pass remains to be one of the most formidable obstacles, especially in the winters when there is a lot of snow. It takes a lot of effort on part of Border Roads Organization to keep it through for the traffic, and even then only 4x4 vehicles with chains can travel. But once the tunnel is through, we will be able to actually offer the people of Tawang and our security forces all-weather connectivity. भारत के BRO द्वारा एक और इंजीनियरिंग चमत्कार, रणनीतिक रूप से उतनी ही महत्वपूर्ण अटल सुरंग का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर
राष्ट्र के लिए उनके योगदान का सम्मान करने के लिए रखा गया है। इस सुरंग का उल्लेख गिनेस वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में आधिकारिक तौर पर 10,000 फीट से ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया था। इस सुरंग को एक वैश्विक उपलब्धि कहा जा सकता है क्योंकि इसने 15,585 फीट की ऊंचाई पर बनी सबसे ऊंची सुरंग के रूप में चीन की मीला सुरंग को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत की क्षमताओं का चीन द्वारा किए गए उपहास का ये फिर एक बार करारा जवाब है। अटल टनल हिमाचल प्रदेश में मनाली और लद्दाख में लेह के बीच की दूरी को 46 किलोमीटर और यात्रा के समय को 5 घंटे कम कर देती है। शुरुआत में इसका नाम रोहतांग टनल रखा गया था। इस सुरंग की कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है और 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंचर रेंज में निर्मित है। किसी भी शत्रुता की स्थिति में सुरंग उस क्षेत्रों को रसद सहायता यानी लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण होगी, जो एक वर्ष में लगभग 4 महीने तक बाकी देश से कटा रहता है। साल भर खुला रहने के अलावा ये न केवल लद्दाख में तैनात हमारे सैनिकों को बल्कि लाहौल और स्पीति घाटी के निवासियों को भी हर मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी, जो सर्दियों के 4 लंबे महीनों के दौरान देश के बाकी हिस्सों से कटे रहते हैं। Atal Tunnel is the longest tunnel above 10,000 feet of altitude in the world. It has this escape tunnel where we are standing right now. We have the main tube on top, and above that we have a ventilation slab, and below us is the drainage arrangement. So we have 4 levels, which makes it about 13.5 meters diameter. Now to cut this kind of a cross section through a shear zone, which the tunneling fraternity of the world had not seen before. पिछले 5 वर्षों में बीआरओ ने भारतीय सीमाओं के करीब 4,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया, जिनमें से अधिकांश उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में है। लद्दाख में 760 किलोमीटर, जम्मू एंड कश्मीर में 732 किलोमीटर, उत्तराखंड में 480 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश में 644 किलोमीटर। रक्षा मंत्रालय ने बीआरओ को अगले 5 वर्षों में 13 अलग अलग राज्यों में 13,500 किलोमीटर से अधिक 257 सीमा सड़कों के निर्माण का काम सौंपा है, जिससे भारतीय सेना को सैनिकों और हथियारों की आपूर्ति को एलएसी पर तेजी से पहुंचाने में मदद मिलेगी। निमू पदम दारचा रोड, जो लेह और मनाली को जोड़ता है, वो श्रीनगर काफी और मनाली साजू लेह रोड का एक नया विकल्प है, जो 12 से 13 घंटे की यात्रा को केवल 6 से 7 घंटे कर देती है। इस सड़क का सबसे दिलचस्प हिस्सा यह है कि मेरे द्वारा पहले बताए गए विकल्पों की तुलना में दुश्मन देशों द्वारा इसका पता नहीं लगाया जा सकता, जिससे सुरक्षा जोखिमों के बगैर संघर्षों के दौरान सैनिकों की गुप्त आवाजाही संभव हो जाती है। इसके अलावा ये सड़क भारी शुल्क वाले वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों के लिए लगभग पूरे वर्ष तक खुली रहेगी। Now the importance of this road is that this road is shortest route for the army and civilian to travel from Manali or from Jammu side. Secondly, it traverses through low altitude comparatively, so it can be utilized for 10 to 11 months. Thirdly, here this road is not going through borders, so army movement cannot be seen by our enemies. सीमा विकास परियोजनाओं के अलावा जो पूरी हो चुकी है या तो गति पकड़ चुकी है, उसके अलावा वर्तमान सरकार के पास कुछ और परियोजनाएं हैं जो चालू होने वाली है। इस वर्ष फरवरी में संसद में एक ब्रीफिंग में विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर ने सीमा के विकास और कनेक्टिविटी पर सरकारी परियोजनाओं का विवरण जारी किया, जो उत्तर पूर्व और चीन के साथ 3,488 किलोमीटर की सीमा के साथ भारत को बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे मित्रवत पड़ोसी देशों से जोड़ने वाली परियोजनाओं पर केंद्रित थी। इससे पहले 3 जनवरी को रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने 724 करोड़ रुपए की कुल 28 बीआरओ सीमा परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया। इनमें 7 सीमावर्ती राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 22 पुल, 3 सड़कें और 3 अन्य परियोजनाएं शामिल है। इसके बाद सरकार ने सीमा विकास से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से सक्रिय करने के लिए सचिवों की समितियों का गठन करने का निर्णय किया। हालांकि भारत सीमा विकास में चीन से दशकों पीछे है,
फिर भी हमने सही दिशा में सही कदम उठाए हैं। अपने नापाक पड़ोसियों के सामने आत्मसमर्पण नहीं करने के अपने संकल्प की पुष्टि करते हुए भारत ने भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ खिलवाड़ ना करने का सही संदेश दिया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।